राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो IIT ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग देख रहे थे वन लाइनर क्वेश्चन। सॉरी, वन लाइनर नहीं देख रहे थे, मेंस एग्ज़ाम में वन लाइनर कहाँ से आएगा। लिखने वाला 15 क्वेश्चन हो चुका है और ये 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन हैं। नंबर पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 देखा था, इसमें हम 6 से 10 देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि रीति काल में ब्रज भाषा के चरमोत्कर्ष और उसके साहित्यिक विकास के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। दिया है कि यदि भक्ति काल ब्रज भाषा के उदय का काल था तो रीति काल निस्संदेह ब्रज भाषा के पूर्ण कलात्मक और साहित्यिक चरमोत्कर्ष का काल है। इस युग में ब्रज भाषा केवल मथुरा वृंदावन की क्षेत्रीय बोली न रह के संपूर्ण उत्तर भारत के दरबारों और साहित्य जगत की एकमात्र सार्वभौम भाषा बन गई, जिसे कवियों ने अत्यंत तराशा और सुसज्जित किया। इसके बाद हेडिंग है नाच, सौंदर्य और कोमलता का विकास। रीतिकालीन कवियों जैसे मतिराम पद्माकर ने ब्रज भाषा के कठोर वर्णों ट वर्ग को हटाकर उसे इतना कोमल, अनुप्रासिक और लयात्मक बना दिया कि वह श्रृंगार रस के लिए सबसे मुफीद भाषा बन गई। फिर है शब्द भंडार का अभूतपूर्व विस्तार। मुगल दरबारों के प्रभाव स्वरूप इस काल के कवियों जैसे बिहारी और देव ने ब्रज भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ अरबी फारसी के कोमल शब्दों का भी इतनी सहजता से मिश्रण किया कि भाषा अत्यंत समृद्ध हो गई। फिर है मुक्त शैली के लिए पूर्ण उपयुक्तता। दोहा, सवैया और कवित्त जैसे छोटे और चमत्कारिक छंदों के लिए ब्रज भाषा की प्रकृति अत्यंत अनुकूल सिद्ध हुई, जिसने इसमें समाह शक्ति गागर में सागर उत्पन्न कर दिया। अब देखेंगे निष्कर्ष। रीति काल ने ब्रज भाषा को ग्रामीण परिवेश से निकालकर उसे दरबार के सांचे में ढाल के एक अत्यंत अलंकृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के सिंहासन पे बैठा दिया। तो रीति काल ने ब्रज भाषा को ग्रामीण परिवेश से निकाल के उसे दरबार के सांचे में ढालकर एक अत्यंत अलंकृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के सिंहासन पे बैठा दिया। अब है 7वां प्रश्न कि रीति मुक्त कवि ठाकुर की कविता में लोक जीवन और लोकोक्तियों के प्रयोग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। ठाकुर जो बुंदेलखंडी ठाकुर थे, रीतिमुक्त काव्यधारा के एक अत्यंत स्वच्छंद, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी कवि थे। जहां अन्य रीतिकालीन कवि दरबारों में नायिका भेद और अलंकारों की कृत्रिम पहेलियां बुझा रहे थे, वहीं ठाकुर ने अत्यंत सरल, मुहावरेदार और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कविताएं रची। उनकी कविता में दरबारी चाटुकारिता के स्थान पे बुंदेलखंडी लोक जीवन की स्पष्ट झलक मिलती है। अब है काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों पे सीधा प्रहार। इन्होंने किया है, तो हेडिंग है कि काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों पे सीधा प्रहार। ठाकुर ने रीतिबद्ध कवियों के खोखले पांडित्य पे व्यंग्य करते हुए साफ कहा है कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है।
उन्होंने कविता को बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय माना है। इसके बाद लोकोक्तियों और मुहावरों का जीवंत प्रयोग। उनकी भाषा में ग्रामीण लोकोक्तियों और कहावतों का इतना सहज और प्रचुर प्रयोग है कि उनकी कविता सीधे आम आदमी के हृदय में उतर जाती है और यह उनके काव्य को अत्यंत प्रामाणिक बनाता है। इसके बाद है सच्ची और बेबाक प्रेम चेतना। ठाकुर का प्रेम घनानंद जैसा रोता हुआ विरह नहीं है, उसमें एक बुंदेलखंडी अक्खड़पन और स्पष्टता है जो किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करता। अब निष्कर्ष देख लीजिए। कवि ठाकुर ने अपनी अत्यंत स्वाभाविक लोकोक्ति प्रधान और आडंबरहीन कविता के माध्यम से रीतिकालीन बंद कमरों की घुटन को लोक जीवन की ताजी हवा से भर दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। रीतिकाल की प्रमुख सामान्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं का संक्षिप्त और सटीक वर्णन कीजिए। तो आइए रीतिकाल की विशेषताएं देखते हैं। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 समय सीमा है। सामंती दरबारों और विलासिता का युग था। इस काल के साहित्य ने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को गहराई से आत्मसात किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट प्रवृत्तियां उभरी जो इसे पूर्ववर्ती भक्ति काल से पूर्णतः अलग कर देती हैं। अब विशेषता देख लीजिए। पहली विशेषता रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों की रचना। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पे रस, छंद और अलंकारों के नियम बताने वाले ग्रंथों की रचना इस काल की सबसे प्रधान प्रवृत्ति है, जिसने रीतिबद्ध धारा को जन्म दिया। फिर है श्रृंगारिकता की अत्यधिक प्रधानता। दरबारी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने राधा कृष्ण के नाम की आड़ में नायिका भेद और उथले श्रृंगार का ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो श्रृंगारिकता की अत्यधिक प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद अलंकरण और चमत्कार प्रदर्शन। इस काल में कविता के भाव पक्ष से अधिक उसके कला पक्ष, शब्द क्रीड़ा, श्लेष, यमक को महत्व दिया गया। कविता को आभूषणों से लाद देना ही कवियों का मुख्य उद्देश्य बन गया। तो अलंकरण और चमत्कार प्रदर्शन रीतिकाल में देखने को मिलता है। फिर है प्रबंध के स्थान पे मुक्तक काव्य। लंबे महाकाव्यों के बजाय राजाओं के त्वरित मनोरंजन के लिए दोहा, सवैया और कवित्त जैसे छोटे मुक्तक छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसके बाद निष्कर्ष है। रीतिकाल मूलतः कला सौष्ठव, दरबारी विलासिता और काव्यांग निरूपण का युग है, जिसने भाव की गहराई भले ही खो दी हो, किंतु भाषा और शिल्प को अत्यंत परिमार्जित किया है। इसके बाद प्रश्न 9 है। दरबारी संस्कृति ने रीतिकालीन साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य राज्याश्रय दरबारों की उपज है। इस युग में कवि समाज या ईश्वर के प्रति उत्तरदायी न होके केवल अपने आश्रयदाता, राजा या सामंत के प्रति उत्तरदायी था, और इसी दरबारी संस्कृति ने रीतिकालीन साहित्य की दिशा, दशा और गुणवत्ता की पूरी तरह से नियंत्रित और विकृत कर दिया। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि दरबारी संस्कृति ने रीतिकालीन साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य राज्याश्रय की उपज है। इस युग में कवि समाज या ईश्वर के प्रति उत्तरदायी न होके केवल अपने आश्रयदाता, राजा या सामंत के प्रति उत्तरदायी था।
अब हेडिंग है कि लोक जीवन से पूर्ण अलगाव। कवि महलों की सुख सुविधाओं में कैद हो गए। उन्हें आम जनता की गरीबी, भूखमरी या सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा। साहित्य समाज के बजाय केवल महलों का दर्पण बन गया। फिर है चाटुकारिता और अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति। पुरस्कार और जागीर पाने की लालसा में कवियों ने अपने आशयदाताओं के शौर्य और प्रेम का इतना झूठा और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया कि वह हास्यास्पद हो गया। फिर है कला का पतन और कृत्रिमता। दरबार में बुद्धि विलास और चमत्कार की मांग थी, इसलिए कविता सच्चे भाव से कटकर केवल अलंकारों के चमत्कार, शब्द जाल और कामुकता तक सिमट के रह गई। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। दरबारी संस्कृति ने रीतिकालीन कवियों को भाषा और छंद विधान में अत्यंत निपुण तो बना दिया, किंतु उनसे उनकी वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक गहराई पूरी तरह से छीन लिया। इसके बाद अब है प्रश्न नंबर 10 कि रीति काल के पतन और आधुनिक काल के उदय के प्रमुख कारणों पे प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते रीति काल की श्रृंगारिक और दरबारी प्रवृत्तियां पूरी तरह से निष्प्राण और उबाऊ हो चुकी थी। समाज और साहित्य में एक नवीन चेतना का उदय हो रहा था, जिसने रीतिकालीन रूढ़ियों को समाप्त कर आधुनिक काल का मार्ग प्रशस्त किया। और इस पतन के लिए कई ऐतिहासिक और साहित्यिक कारण उत्तरदायी थे। फिर है विषय की घोर एक रास्ता और रूप। लगभग 200 वर्षों तक केवल नायिका भेद, अलंकार और श्रृंगार के चमत्कार को दोहराते दोहराते साहित्य अत्यंत संकुचित और बासी हो गया था। जनता अब इस कृत्रिमता से ऊब चुकी थी। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नई राजनीतिक चेतना। मुगलों और सामंतों के पतन तथा अंग्रेजों के शासन की स्थापना ने दरबारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। कवियों का आश्रय छिन गया और देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। फिर है मुद्रण यंत्र और गद्य का उद्भव। छपाई खानों के आने और समाचार पत्रों के शुरू होने से विचारों के प्रसार के लिए पद्य के स्थान पे गद्य की आवश्यकता महसूस हुई, जो रीतिकालीन ब्रजभाषा में संभव नहीं था। खड़ी बोली गद्य का उदय इस पतन का मुख्य कारण बना। अब निष्कर्ष देख लीजिए। रीतिकाल का पतन एक स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। दरबारी विलासिता और कलात्मक जड़ता के स्थान पे जब साहित्य ने आम जनता, राष्ट्रीयता और गद्य की ओर कदम बढ़ाया तो आधुनिक काल का सूर्योदय हुआ। तो ध्यान देंगे कि रीतिकाल का पतन एक स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। दरबारी विलासिता और कलात्मक जड़ता के स्थान पे जब साहित्य ने आम जनता, राष्ट्रीयता और गद्य की ओर कदम बढ़ाया तो आधुनिक काल का सूर्योदय हुआ। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट किए। 5 क्वेश्चन, तो इस क्लास को लेके कुल 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे हम देखेंगे अगली क्लास में 25 क्वेश्चन, मतलब कि और 5 क्वेश्चन देखेंगे, 25 हो जाएगा। ये चौथी क्लास है। हर क्लास में हम लोग 5 प्रश्न देखते हैं। और पीजीटी, एलटी के कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, मात्र 499। एग्ज़ाम करीब है, इसीलिए फीस बहुत कम कर दी गई है। आप सभी जुड़िए, तैयारी करिए। 100 प्रश्नों का 100 प्रश्न मैंने लिखाए हैं, उसका PDF एलटी ग्रेड में आपको मिलेगा। फिर आपको बच्चन सिंह शुक्ल जी की बुक से 2000 वन लाइनर कराए हैं, उसका PDF मिलेगा। प्रतिदिन टेस्ट होता है, टेस्ट आपको PDF मिलेगा।
लाइव क्लासें 2-2 मिलेंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। मात्र 499 में बहुत लोग जुड़ गए हैं, लगभग 500 लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़िए और तैयारी करिए, और जुड़ने के लिए इसी नंबर पे संपर्क करें 94 52 86 93 35। इसी पे व्हाट्सअप मैसेज करें कि हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, या फिर प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से भी आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए, पढ़िए और तैयारी को शानदार कीजिए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।